तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, ये हमारा लेक्चर 2 होगा और इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने आपको पीछे लेक्चर 1 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर 1 था उसके अंदर बताया था कि पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे और ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन देखो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है उसका नेचर यही होता है कि क्या आ जाए ये नहीं कह सकते। अगर एक क्वेश्चन आया 2024 में, हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ना भी आए। तो ये कोई बोर्ड नहीं होता है 10th क्लास या फिर 12th क्लास का कि उसमें से इस सेक्शन से इतने नंबर का आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही रीज़न होता है कि जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेलियर का सामना करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको जो मैंने आपको पीछे टेबल बताई थी उस टेबल की वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अदरवाइज आपको ये चैप्टर जो इसके बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन भी आपके लिए हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ टेबल जिनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपको। उन उस ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखो, टेबल मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो टेबल की वैल्यू ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। देखिए, साइन साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और साइन 90 साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये एक आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और मैं यहाँ पर कॉस कॉस 0, देखो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। देखो उल्टा चल रहा है इसमें, जो कॉस 0 की वैल्यू है वो कॉस साइन 90 की वैल्यू है। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कॉस 45 की वैल्यू और साइन 45 की वैल्यू सेम ही होती है। फिर आया कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और फिर कॉस 90 आता है, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये हमारे जो टेबल है, मैंने यहाँ पर 2 टेबल का यूज़ किया है, तो आप इनको ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और देखो, मैं इस टेबल से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है कि 2 cos 3 θ = 1, और आपको ये बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 cos 3 θ = 1। तो आपको इस 2 को 1 के अपॉन में ले आना है। तो cos 3 θ = 1/2। और फिर आपको ये चेक करना है कि ये जो देखो यहाँ पर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ होगा, जैसे यहाँ कॉस लिखा है, इसके आगे जो नंबर लिखा है, आपको ये चेक करना है कि ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है। तो अगर आप कॉस में आओ तो कॉस में आपके पास मिल जाएगा, कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो आप क्या लिखोगे? आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे कि कॉस 3 θ = कॉस 60। कॉस से कॉस हट जाता है तो कितना आ जाता है? ये आ जाएगा 3 θ = 60। 3 की टेबल से कैंसिल कर दो, तो 3 की टेबल से 60 कितने टाइम जाएगा? 20 टाइम जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 20। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आंसर है। तो देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरा पुराना वाला लेक्चर देखा हो, मैंने आपको उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक और, मैं यहाँ पर 10 की वैल्यू के बारे में लिख देता हूँ कि 10 की वैल्यू कितनी होती है। देखो, 10 ये वैल्यू आपको, जैसे मैंने कहा, अच्छे से अगर आती है तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो 10 की वैल्यू 0 होती है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है। 10 60 की वैल्यू √3 होती है। और 10 90 की वैल्यू
ये इन्फिनिटी का साइन होता है और इसको बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नॉट डिफाइंड। इसका यूज होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर तो यूज नहीं है लेकिन यूज होता है। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट के अंदर 3 और tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0। तो ये जो 3 लिखा हुआ है इसको ट्रांसपोज करके हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3 को ऐसे लिख लो, tan 2 थीटा इक्वल टू 3। और ये जो √3 था इसको इसके डिवाइड में ले आओ, तो tan 2 थीटा इक्वल टू 3 अपॉन √3। अब आपको देखो करना क्या है, आपको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? देखो उसका एक रीजन ये है क्योंकि हमको किसी भी tan में ये किसी की भी वैल्यू नहीं होती है, तो हमको कोई ऐसा नंबर बनाना होता है जो tan में किसी की वैल्यू हो, जैसे tan 0 की हो, tan 30 45 की ऐसी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, इसको ऊपर नीचे रूट से मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ऊपर नीचे √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा? ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि ऊपर बन जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा √3 की मल्टीप्लाई करोगे ये 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास √3। तो ये वैल्यू तो पता है हमको, ये tan 60 की वैल्यू होती है, मैंने यहाँ पर लिखी है। तो हम यही चाहते थे कि हमको कुछ ऐसी वैल्यू मिले जो एंगल में आती हो। तो tan 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास √3 आ गई। और ये जो √3 होती है ये किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू। तो हम लिखेंगे इसको tan 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि tan 2 थीटा, tan से tan हट गया और कितना आ जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 60, 2 से कैंसिल कर दो तो कितना आ गया यहाँ पर 30। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो देखते हैं हमारा आंसर इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आंसर हमारा थीटा की वैल्यू पूछ रहा था तो आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दे रखा है तो देखते हैं कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। देखो मैंने आपको पीछे ये बताया था कि tan tan थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा, और tan थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉट को भी लिख सकते हो आप। अगर कॉट ऐसे लिखा हुआ है आपको तो इस कॉट को आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा, और कॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इनको हम लिख सकते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि tan x इक्वल टू 3 कॉट x, और हमको x की वैल्यू बतानी है कि x कितना आएगा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास है tan x इक्वल टू 3 कॉट x। तो हम क्या काम करते हैं, ये जो कॉट है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन tan x, ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं जिससे हम आसानी के साथ यूज कर पाए इसको। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो tan x, और इधर हमारे पास tan x चल रहा है। तो देखो ये जो है tan x, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो tan x और tan x की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, tan x मल्टीप्लाई। आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये मैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा सॉल्व करके दिखाता हूँ जिनका मैथमेटिक वीक है और उनसे सॉल्व नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कैसे वो आई वैल्यू वो सारी दिखा दूँ। तो ये ऐसा आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट हो जाएगा। अब चेक करो ये किसकी वैल्यू होती है, और आपको पता है कि ये √60 की वैल्यू होती है। तो आप क्या बोलोगे, tan x इक्वल टू tan 60, 10 से 10 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर है। तो हमारे पास x की वैल्यू ही पूछ रहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थे, लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि अगर आपको
बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ये दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कॉट थीटा की। तो देखो आप कैसे निकालोगे, आप ये चेक करो कि ये जो 1/2 वैल्यू लिखी हुई है ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो ये साइन में 30 की वैल्यू होती है, मैंने अभी वैल्यू ऊपर लिखी थी। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 कि ये साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कट गया तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 30। तो ये आंसर नहीं है, उसने पूछा है कि आप कॉट 30 की वैल्यू बताओ। तो देखो कॉट 30 की वैल्यू निकालते हो, तो कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। अभी हमने चेक किया है और निकाला है कि कॉट थीटा की वैल्यू 30 है, तो इसका मतलब ये हुआ हमको कॉट 30 की वैल्यू चाहिए। अगर आपको कॉट 30 की वैल्यू नहीं पता है, आपको टेन 30 की वैल्यू पता है, तो आप बड़े आराम के साथ इसको निकाल सकते हो। कैसे, कॉट को वहाँ पे से लिख सकते हो 1/10 30, और आपको बताया टेन, ये जो टेन 30 है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, वन, ये वाला वन ऐसे ही लिखा, और ये जो डिवाइड का साइन था इसकी जगह मैंने ये वाला साइन लगा दिया, डिवाइड का ही साइन होता है ये। अब देखो इस डिवाइड के साइन को हटाओ, इसकी जगह मल्टीप्लाई करो और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल देखो लास्ट वाली टर्म ये जो है ना, ये रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होने का मतलब ये होता है कि नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। √3 नीचे लिखा था तो ये ऊपर चला जाएगा, और वन जो ऊपर लिखा था वो नीचे आ जाएगा। तो अब आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप सीधा √3। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अगर वैल्यू पता है आप सीधा डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। तो कॉट 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास √3 आ गई। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर बी, बी ऑप्शन हमारा। तो देख रहे हो, देखो अगर आपने ध्यान से देखा हो कि जो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ज़रा थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ आपको अच्छे से पता लग जाए कि ये एक दूसरे के जो है रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, जिससे आपको पता लगे। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, कॉमा, और टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो एक दूसरे की मतलब इंटरचेंजेबल होता है ये, तो ये होता है, तो इसी हिसाब से हमने जो है अपना आंसर ये निकाला। तो हमारा ये आंसर आ चुका है, और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर हम देखिए, अगर आप, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 और टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो अगर आपने कॉस थीटा इक्वल टू 4/5, तो ये किसी टेबल में किसी की भी वैल्यू नहीं होती, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को मैंने आपको ये बताया था कि अगर एक ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कुछ बेस वगैरह की बात बताई थी, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री होता है, हम इसको 90 डिग्री ले लेते हैं, और इसको दे देते हैं हम ए, बी और सी, और हम इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है ये थीटा है, और थीटा जिस भी साइड के साथ बनेगा, देखो इस ये जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, ये कभी नहीं चेंज होती है। तो ये हाइपोटेन्यूस की हाइपोटेन्यूस ही रहेगी, 90 डिग्री के सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है वो 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस होती है। और जो अब थीटा किसके साथ बना, अब देखिए थीटा बन रहा है यहाँ पर, ये अगर आप देख रहे हो थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो दूसरी साइड फिर कौन सी बची, दूसरी साइड बची ये AC। तो AC को ही हम बेस बोलेंगे। कभी आप, मैंने बोला था कि जिस साइड के साथ में थीटा बनेगा वही बेस हो जाएगा, तो कभी आप जो ये स्लांट हाइट है हाइपोटेन्यूस को बेस ले लो, हाइपोटेन्यूस कभी नहीं बदलती, तो ये फिर ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जो हमारा क्या था। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो साइन थीटा है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है,
और जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। एच का मतलब हाइपोटेनियस, बी फोर बेस और पी फोर परपेंडिकुलर। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। तो हमारे पास जो कॉस है यहाँ पर, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 को, 4/5 को तो ये भी बोल सकते हैं हम कि भैया ये बेस होगा और नीचे वाला जो नंबर होगा वो हाइपोटेनियस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है ये हाइपोटेनियस है और ये जो 4 है ये 4 बेस है। तो मैं यहाँ पर ये जो बेस है, बेस की वैल्यू लिख देता हूँ कि बेस जो हो जाएगा हमारे पास वो 4 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये हाइपोटेनियस हमारे पास 5 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है यहाँ पर पी। परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी हमको। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर, H4 हाइपोटेनियस, मैं यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो देखिए मुझको पता है मेरे पास हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। और बेस कितना है, बेस के बारे में तो मुझको नहीं पता है, बेस ही हमको यहाँ से निकालना है। फिर सॉरी, अब परपेंडिकुलर नहीं पता है हमको, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस हमको पता है, बेस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। अब देखते हैं कितना आता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 25, और पी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16। 4 को मैं देखिए इधर सॉरी 16 को इधर ले आता हूँ। 25 में से मैं 16 को माइनस करूंगा तो देखते हैं कितना आता है। तो ये 9 आ जाएगा। तो अब देखिए ये 9 आ गया, तो आप क्या काम करोगे, पी से स्क्वायर हटाओ, इधर स्क्वायर रूट ऑपरेट कर दो, और स्क्वायर रूट से ये 3 आ जाएगा। तो इससे क्या निकल गया हमारा, पी जो है, हमने पी की वैल्यू जो है 3 निकाल ली। अब आराम के साथ हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसने ये पूछा था टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमको ये पता है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 3, और बेस कितना है हमारे पास 4। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है इसके अंदर। तो ऑप्शन ए ठीक है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने देखता हूँ और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। देखो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, देखो जीके वगैरह जो होती है वो काफ़ी बड़ा उसका चौड़ा सिलेबस होता है, तो उस पर कमांड करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन जिनका मैथमेटिक्स बिल्कुल ही ख़राब है, किसी भी काम का नहीं है, मतलब वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, तो तब तो मैं बोलूँगा कि भाई आपको करंट अफेयर और अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर अपनी जो एक सीट सिक्योर करनी है, तब आपको जीके, करंट अफेयर इन पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। लेकिन आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा है, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आसान होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका बेस ठीक है तो आप कर ले जाओगे। और जीके वगैरह में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ेगी, जब जाकर कहीं आप एक दो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो लेकिन हालांकि आप कोशिश करो कि सारा चीज़ें बैलेंस कर लो। अभी तो बोर्ड के पेपर चल रहे बच्चे बोर्ड में, लेकिन कुछ दिनों में और जो है फ्री हो जाएंगे बच्चे, तो उनको, ऐसे बच्चों को जो है अपने जो सब्जेक्ट है उस पर तैयारी करनी चाहिए। जो सेक्शन उनका जो भी पोर्शन वीक है उसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। तो अब हम नए लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ में, और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आयोग जो है ये सीयूटी में पूछे जा सकते हैं। तो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।